तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है एनवायरमेंटल लॉ की, जो फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड हमारा सब्जेक्ट है, उसकी सीरीज चल रही थी। उसका हम 5वां क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से नोटबुक और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। चलिए, समय न गवाते हुए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। ये क्वेश्चन और भी तकनीक से बदल करके पूछा जा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण मानवता और प्रकृति के विरुद्ध अपकृत्य है। इस कथन पर एक विस्तृत निबंध लिखिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए टॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेचर। राइट एन एसे ऑन द अबव स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 नंबर में भी आ सकता है, 10 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमें पिछले सालों में जो पूछा गया है वो तरह तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण की समस्याओं की व्याख्या कीजिए तथा इसका समाधान भी बताइए। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड गिव द सॉल्यूशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। या फिर एक ये भी इसमें एक पॉइंट था कि पर्यावरण प्रदूषण मानव और प्रकृति के विरुद्ध एक अपकृत्य है, टिप्पणी दीजिए। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज द टॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेचर, कमेंट। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको एकदम एकदम वो क्या कहते हैं, धर्राटे से इसका क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उत्तर, पर्यावरण प्रदूषण अथवा पर्यावरण अवनयन के दो मुख्य कारण हैं। अवनयन कहते हैं कि चीजों का बिगड़ना। ठीक है दोस्तों, चलिए, पहला कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण है मानव निर्मित कारण। देखिए, पहला कारण है उसको हम पढ़ते हैं पहले। देखिए दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के प्राकृतिक कारण अनेक हैं। इनमें सूखा, बाढ़, भूकंप, आंधी, तूफान, ज्वालामुखी, विस्फोट के कारण निकलने वाला लावा, जल प्रवाह, महामारी जैसे भी कोरोना वाली थी आदि जैसे कारण पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाते हैं। ये कारण चूंकि प्रकृति के अभिकर्ताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, और इन पर मानव का कोई भी नियंत्रण नहीं होता, अतः इन्हें प्राकृतिक कारणों के रूप में जाना जाता है या देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मानव निर्मित कारण। देखिए, मानव निर्मित कारण ही पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण है। जो नेचुरल कारण है वो दोस्तों जब से पृथ्वी है, ठीक है, अस्तित्व में, तब से वो चलते आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं उनका इतना प्रभाव प्रदूषण को बेकार करने, जो प्रदूषण है उसको बढ़ाने में नहीं रहा। एनवायरमेंटल को बिगाड़ने में उनका कारण इतना नहीं रहा है जितना कारण मानव निर्मित रहा है। तो मानव निर्मित जितने भी कारण हैं वो मुख्य तौर से मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे पर्यावरण को बेकार करने में। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं और पर्यावरण संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 प्रकार इसके बताए हैं। सबसे पहला है जनसंख्या वृद्धि, इंपॉर्टेंट फैक्ट, 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना। पॉपुलेशन ग्रोथ, देखिए, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट जिसे हम कहते हैं, मुख्य परिवर्तन है जो पर्यावरण को गंभीरता से प्रभावित करता है। जनसंख्या वृद्धि का जब कुछ सामाजिक संरचनाओं के साथ यथा प्रौद्योगिकी तथा उपभोग के प्रतिमान मिलकर पर्यावरण प्रदूषण या अवनयन की दशा को और भी गंभीर ढंग से प्रभावित करती है। 20वीं सदी तथा 21वीं सदी के आरंभिक वर्षों में जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण, अप्रत्याशित मतलब कि जो सोची ना जा सके, मतलब बहुत अधिक वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दबाव बढ़ गया है या फिर दबाव उन पर पड़ा है, जिसके कारण निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का अनाप शनाप विदोहन किया जा रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की प्रगति तथा मानव के आर्थिक क्रियाकलापों में अतिशय वृद्धि के कारण इस विदोहन की मात्रा बहुत बढ़ गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण के कुछ घटकों में इतना अधिक परिवर्तन हो गया है कि उसकी क्षतिपूर्ति पर्यावरण से अंतर्निर्मित समस्थैतिक क्रियाविधि द्वारा
संभव नहीं हो पा रही है और पर्यावरण की समस्या दिन पर दिन खराब होती जा रही है, या फिर कह सकते हैं बहुत जो है वो विस्तृत रूप धारण करती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब जनसंख्या वृद्धि को हम नॉर्मली देखेंगे तो सपोज करो कि अगर एक बाल्टी में 10 गिलास पानी है और वो 10 गिलास पानी डेली के डेली उस बाल्टी में आ जाता है, तो एक घर में 2 लोग पीने वाले हैं तो 5-5 गिलास पानी आया। लेकिन 10 साल बाद में अगर वो 2 जनों के शादी हुई और 2 बच्चे होकर के 2-2 बच्चे हो गए, तो वो लोग कितने हो गए, 6 हो गए। फिर इस तरह से बढ़ करके पानी कितना कम आया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो है दोस्तों वो बहुत अधिक, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। इसीलिए सरकार नए नए जो है वो तरीके लेकर के आ रही है, जनसंख्या वृद्धि कम हो के बच्चे 2 ही अच्छे कि अब तो ये भी वो सुनने में आया था कि अभी जो मोदी सरकार उसने कहा था कि जिन की जो बच्चे हैं वो 2 से अधिक होंगे उनको सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये की जा रही हैं केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए, पृथ्वी तथा उसके प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, बिल्कुल सही है, जैसे भी कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। परंतु जनसंख्या असीमित होती जा रही है, भाई वो बढ़ती जा रही है। मानव का प्रत्येक नया चेहरा प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक उत्पादों का बहुत अधिक मात्रा में उपभोग कर रहा है। परिणामतः प्राकृतिक संसाधन सिकुड़ते या खत्म होते जा रहे हैं। अतिशय जनसंख्या वृद्धि गरीबी का मूल कारण है जो पर्यावरण के विपरीत ढंग से प्रभावित कर रही है। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं और आपको बताऊंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा दुख होता है मुझे। देखिए, पैसा लोगों के पास है, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि मैं देखता हूँ हमारे आसपास, ठीक है, क्या है कि पहले लोगों के पास में नल हुआ करती थी एक, ठीक है, वो पूरे एक चौपाल टाइप में या फिर चौराहा वहाँ पे नल होती थी सरकारी, वही नल से सभी लोगों का घर में पानी जाता था। लेकिन आज लोगों की ने तरक्की इतनी अधिक कर लिया कि हर सभी ने अपने अपने घरों में समर लगा लिए हैं, और समर लगाने के बाद में अननेसेसरी रूप से जो पानी बहता है और समर चला करके छोड़ देते हैं, वो बहुत गलत है। ठीक है, 1-2 का मैंने विरोध भी किया है, मैंने उन्हें समझाया, कुछ लोग समझदार हैं, समझ गए हैं। कुछ लोगों का जवाब ये भी आया, भाई नल हमारी, समर हमारा, बिल हमारा, पैसे हमारे जा रहे, तुझ पे क्या जोर पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों, ये मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे लोगों को समझाना ही जरूरी है। ठीक है, लड़ तो हम इनको सकते नहीं है, लेकिन इनको नए नए एग्जाम्पल दे करके हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, फंडामेंटल राइट बनता है कि हमें प्रकृति का जो संरक्षण करना चाहिए, लोगों को उसमें समझाना चाहिए, भले ही उनको कैसे भी समझाओ, लेकिन समझाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो मूल कारण बताया गया है मानव निर्मित, वो है गरीबी। देखिए, ऊपर तो ये बात यहाँ पर भी कह दी गई है कि जो जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ रही है, गरीबी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए, गरीबी का तथा पर्यावरण प्रदूषण में बहुत घनिष्ठ संबंध है। यह जनसंख्या वृद्धि तथा पर्यावरण प्रदूषण दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी किसी व्यक्ति अथवा परिवार की जीवन निर्वाह करने के लिए न्यूनतम मापदंड की आपूर्ति की असमर्थता को कहा जाता है। गरीबी में जीवन प्रत्याशा अत्यधिक कम, बच्चों की मृत्यु दर अधिक तथा प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग दर अधिक होता है। गरीबी जनता की प्राकृतिक संसाधनों के सुव्यवस्थित विदोहन की जो क्षमता को अत्यंत कम कर देती है और पर्यावरण पर दबाव को प्रबल कर देती है। ठीक है दोस्तों, वन संसाधनों के अनियमित विदोहन के कारण जंगल में रहने वाले लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है, प्राकृतिक आपदाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा मौसम और जलवायु चक्र प्रभावित हो रहा है। देखिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जितनी अधिक जनसंख्या बढ़ेगी, सपोज दैट कि एक व्यक्ति को बैठने के लिए एक चेयर चाहिए, लेकिन जितनी जनसंख्या अधिक बढ़ेगी उतनी ही चेयर चाहिए, और उन चेयर बनने के लिए लकड़ी से बना सके, हालांकि प्लास्टिक है वो भी तो खतरनाक है। सारी चीज़ें हैं, जितनी जितनी जो लोग जनता बढ़ रही है, कहने का मतलब यही है, उतना ही ज़्यादा दोहन हो रहा है, और जो दोहन हो रहा है दोस्तों वो बहुत खतरनाक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, वृक्ष ही पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, परंतु जंगलों के विनाश के कारण प्रकृति का यह कारक भी पर्यावरण के अवनयन को रोकने में अपर्याप्त साबित हो रहा है। देखिए, वृक्ष हैं वो सबसे महत्वपूर्ण एक तथ्य हैं जिससे हम पर्यावरण जो बिगड़ रहा है उसको हम संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। लेकिन क्या है कि पर्यावरण को संरक्षित करने की बजाय लोग अपने निजी
जो लाभ है उसके लिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, पत्तों को क्या क्या तरीके से कर रहे हैं, वो गलत है। उस पर थोड़ा लिमिट होनी चाहिए। चलिए आगे है जमीन तथा चल खेती के कारण भी वनों का विनाश हो रहा है। जंगल की खानाबदोश जातियां इसका प्राय प्रयोग करती हैं। इससे जंगलों का विनाश तो होता है, साथ ही साथ मृदा का क्षरण होता है। देखिए एक जमीन और चल खेती के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो एक एरिया चुन लेते हैं और उस एरिया में वो खेती करते हैं। खेती करने के लिए जितना भी एरिया होता है, पहले उस एरिया में, जंगल में खेती तो है नहीं, सपाट ज़मीन तो है नहीं, मिट्टी नहीं है, जंगल ही जंगल है, तो वहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उन पेड़ों को वो काटते हैं, काट करके उसकी जुताई करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। और दोस्तों मेन पॉइंट मैं आपको ये बता दूँ कि चल खेती इसको कहते हैं कि यहाँ पर खेती एक बार करने के बाद वो जंगल को ऐसे ही वो छोड़ देते हैं, फिर दूसरी ज़मीन देख लेते हैं, फिर उसका रोपण करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, फिर उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां पर इस तरह से जंगल को खेतों में परिवर्तित करते हैं। तो इसको कहते हैं जमीन तथा चल खेती। ठीक है, ये जो है वो मृदा का भी क्षरण कर रही है। ठीक है, पेड़ों की कटाई कर रही है, जंगलों का खात्मा कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। गरीबी अनेक अन्य सामाजिक समस्याओं की जननी है, ये तो आपने सुना ही होगा। मलिन बस्तियों का विस्तार, सुविधा विहीन लोग पर्यावरण को विपरीत ढंग से प्रभावित कर रहे हैं। अतः पर्यावरण अवनयन को रोकने हेतु गरीबी की समस्या का प्रभावी समाधान आवश्यक है। भैया सरकार से बोलो और खुद भी इतना प्रबल हो जाओ कि इस गरीबी को ख़त्म कर दो। मैं ये मानता हूँ, दिल से कह रहा हूँ दोस्तों, कि अगर भारत की जो गरीबी है, अभी देखो आपको आंकड़े नहीं पता होगा, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था कि अभी भी भारत में जो तकरीबन 40 से 45% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। गरीबी रेखा का मापन मैं आपको बताऊँ, एक महीने का तकरीबन 37 रुपये या कुछ 37 रुपये तकरीबन 100 से नीचे ही है। ठीक है, इट मीन्स कि दिन का, पूरे दिन का तकरीबन 6, 7 या 8 रुपये आता है पूरे दिन का खर्चा। उसको सरकार ने बताया है कि जिनके पास में इतना खर्चा करने की औकात नहीं है उनको कहते हैं गरीब। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पता नहीं इस अकॉर्डिंग, अगर इस उसके अकॉर्डिंग, सपोज़ कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लोगों के पास जिनके पैसा कमाई का साधन है, जिनके पैसा नहीं है, जो डेली के डेली तकरीबन 8 दूनी 16, हाँ तकरीबन 16 से 17 रुपये डेली का खर्चा कर सकते हैं, वो गरीब नहीं है। जो इससे नीचे कम करते हैं वो गरीब हैं। तो क्या ये आंकड़ा सही है? अरे 16-17 रुपये में होता क्या, सुबह की चाय भी ना होती है, हैं? तो ये आंकड़े ही गलत है। लेकिन ये तो मैं एक साधन बता रहा हूँ कि गरीबी का अभी भी भारत में 40 से 45% लोग ऐसे हैं दोस्तों, 40 से 45% लोग ऐसे हैं जिनकी जो दिन की आय है वो 16-17 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्थिति होगी भारत में? तो उसके बढ़ाने के लिए कुछ कदम करो यार। तुम सब लोग पढ़ रहे हो, समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हो। ठीक है, तुम एक भावी एडवोकेट बनोगे, जज बनोगे, कोई कुछ बनोगे, तो सरकार में को बदलने की क्षमता रखो, कुछ करो यार देश के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये भावनात्मक रूप से मैं थोड़ा जुड़ गया। चलिए देखिए आगे है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ओल्गा टेलिस बना मुंबई म्युनिसिपल निगम 1985 3SCC 545 के मामले में संप्रेक्षित किया है कि पक्के रास्तों पर रहने वाले तथा मलिन बस्तियों में रहने वालों को वहां से निष्कासित करने के पूर्व उनके आवास की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए पेयजल, सामूहिक शौचालय, पक्की सड़कें, बिजली तथा स्वास्थ्य का पर्यावरण आदि जैसी मलिन जीवन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो देश में कोई गरीबी ना रहे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सरकार आई नहीं है। जो मैं तो सीधा सीधा बोलूँगा, चाहे मोदी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अभी तक मैंने अपने जीवन में, अपने जीवन से पहले इतिहास में भी कोई ऐसी सरकार नहीं सुनी है जिसने कभी एक काम कराने की कोशिश की हो। पर चलिए फिर भी देखते हैं, आस है तो सब कुछ है, आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है दोस्तों शहरीकरण। देखिए शहरीकरण भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। कैसे है? अनियोजित अंधाधुंध शहरीकरण भी पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनयन के एक महत्वपूर्ण कारक है। वस्तुतः यह समस्या गरीबों के गांवों से रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरह अनंत है तथा अनवरत पलायन के कारण उत्पन्न हुई है। आज स्थिति यह है कि देश का हर 5वां व्यक्ति शहरों में निवास कर रहा है।
इसमें से काफ़ी बड़ी संख्या मलिन बस्तियों में निवास कर रही है, जहां पर मौलिक सुविधाओं का नितांत अभाव है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी नित्य क्रियाएं खुले में हो रही हैं। मतलब शौच खुले में हो रहा है, जिसके कारण वहाँ चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य है। इसके कारण वहाँ रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों का पर्यावरण भी तेजी से विपरीत ढंग से प्रभावित हो रहा है तथा लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। 1999 में जारी अपनी 5वीं रिपोर्ट में विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र ने यह आकलन प्रस्तुत किया था कि भारत में शहरीकरण पर्यावरण पूर्णतः नष्ट होने के कगार पर है। शहरीकरण का जो पर्यावरण है वो पूर्णतः नष्ट होने के कगार पर है। अनेक शहर कूड़ा करकट के ढेर बने हुए हैं। औद्योगिक प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। नदियां एवं अन्य जल स्रोत प्रदूषित हो गए। शहरी क्षेत्र के पर्यावरण पर श्रीनाथ जी का संप्रेषण काफ़ी सुसंगत है। ये एक आर्टिकल है, उसके कुछ पॉइंटर देख लीजिए। देखिए, शहरीकरण के विचारों में भारत में पर्यावरण बातों को बहुत ही कम महत्व दिया जाता है, परंतु बेहद महत्वपूर्ण है और उनका महत्व बढ़ते हुए शहरीकरण के साथ साथ बढ़ जाएगा। शहरों में जल तथा वायु का प्रदूषण बढ़ गया है और वे जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ऐसा ही है स्तर तक बढ़ते जाएंगे। जयपुर शहर, जिसे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में राजस्थान उच्च न्यायालय ने एल के कुल बनाम राजस्थान AIR 1988 राज्य के मामले में इस शहर की गंदी स्थिति को उजागर किया तथा शहर की साफ सफाई के लिए 6 माह का समय दिया। आप समझ सकते हैं आप कि किस लेवल पर और कहां पर हमारा देश स्टैंड कर रहा है। चलिए, अगला पॉइंट है इसमें औद्योगिकरण। देखिए, अब बात अब न जाने देखो कितने कितने अमीरों के पर्दे फाश करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, देखते रहिए। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन। औद्योगिकरण वर्तमान अर्थव्यवस्था की धुरी है। चलिए, मान लिया, बिल्कुल सही है, अर्थव्यवस्था की धुरी है। यद्यपि इसके विकास के मोटर के नाम से पुकारा जाता है, परंतु यह पर्यावरण प्रदूषण एवं अवनयन का सबसे बड़ा कारण भी बन गया है। बीते समय में वायु, जल एवं मृदा को प्रदूषित करने के खतरे को सही ढंग से नहीं समझा गया। परिणाम स्वरूप आज यह हमारे जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा है। बढ़ती आबादी की भूख मिटाने हेतु अधिक अन्न उपजाऊ का नारा दिया गया है। इसके लिए उन्नतशील बीजों के साथ साथ रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक आदि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया जा गया है, जिसके कारण वातावरण एवं मृदा में प्रदूषण की समस्या तीव्र गति से फैली और इसके कारण अनेक पशु पक्षी और बहुत सारी प्रजातियां अब विलुप्त हो गई। देखिए दोस्तों, मैं एक बात आपको बताने वाला हूं जो भी मैंने एक आर्टिकल में पढ़ी थी, जो औद्योगिकरण है। देखिए, जो कंपनी है वो क्या करती हैं कि उनके ऊपर लगे रहते हैं चिमनियाँ, आपने देखी होंगी, और उनसे चलता रहता है धुआं। चलिए, कोई बात नहीं। अब जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों, देखिए, सिकंदराबाद का एक इलाका है, सिकंदराबाद का औद्योगिक कस्बा है जिसको हम जानते हैं जोखाबाद के नाम से, आपने सुना होगा। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब है औद्योगिकरण का जोखाबाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन का सबसे बड़ा हब है। सबसे ज़्यादा दवाई की फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, कीटनाशक जो दवाइयाँ बनती है। अब जितना भी सिकंदराबाद का एरिया है, आप कभी सिकंदराबाद से दादरी की तरफ लोग जाओगे तो आपको जैसे ही सिकंदराबाद से आगे निकलोगे तो आप अभी में जो वर्तमान परिस्थिति, इतने मजबूर हो जाओगे वहाँ से गुजर करते हुए कि अपने मुंह पर आप रुमाल रख लोगे या नाक बंद कर लोगे। इतनी बुरी बदबू, वायु प्रदूषण उस लेवल का है। ये तो बात रही वायु प्रदूषण का। जल प्रदूषण की बात कर लूँ, देखिए, यहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, यहाँ का हब जोखाबाद से होकर के एक नहर गुजरती है, ठीक है, जो मतलब कि सिकंदराबाद के जो नोएडा की तरफ, मतलब सिकंदराबाद से जो नोएडा की तरफ का जो इलाका है, जो वेस्ट है, जो वेस्ट पश्चिमी जो साइड है सिकंदराबाद की, वहाँ से एक नाला निकलता है, उसकी पूरी गंदगी, काला पानी उसमें से निकलता है और वो जहाँ जहाँ तक जा रहा है, तकरीबन आगे जाकर के 25 किलोमीटर के एरिया को वो ध्वस्त कर चुका है। सिकंदराबाद के एरिया के उधर से एक रिपोर्ट थी, उसमें एक चर्चा चल रही थी ऐसे ही सामाजिक तौर पर, तो हमने उसका समाधान बताया था कि अभी करते हैं कुछ। तो उसमें क्या था कि जितने भी उसके गाँव के आसपास के गाँव हैं और सिकंदराबाद यहाँ पर आ रहा है, जितने भी,
दोस्तों इतनी बुरी हालत है कि वहाँ पर पीने के लिए जो पानी नल से निकलता है ना, वो पानी ऐसा निकलता है जो पीला पड़ चुका है, जिसको पीने के बाद में वहाँ पर एक किया गया था, अध्ययन किया गया था कि जिसमें सन 2025 से लेकर के 30 तक एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी उत्पन्न होने वाली है, कैंसर की तरह, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि वो सभी लोग उस पानी को पी रहे हैं और पानी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ख़त्म हो रहा है। अब बीते कुछ सालों में जो उस नाले पर रोक लगाई गई है तो उसमें पानी बहुत कम छोड़ा जा रहा है। अब इसका कारण मैं आपको बता दूं, जल प्रदूषण में आपको लिए क्वेश्चन आएगा, कारण बता दूं कि जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं। अब इन्होंने जो पर्यावरण को दिखाने के लिए या फिर उनसे बचने के लिए, सरकार से बचने के लिए, टैक्स देने के लिए, या फिर क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री, इनका एक लाइसेंस होता है, लाइसेंस में इन्हें ये दिखाना होता है कि तुम्हारी कंपनी जितना भी प्रदूषण करेगी, पॉल्यूशन करेगी, उसकी रोकथाम कैसे करोगे, वो इन्हें एक मानक दिखाने पड़ते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक वैज्ञानिकों ने, पता नहीं नालायक ऐसे ऐसे वैज्ञानिक होते हैं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं, उन्होंने एक डिगिंग सिस्टम निकाला है। डिगिंग सिस्टम का मतलब जहाँ पर कंपनी है, कंपनी अपने वहीं पर एक हॉल करती है नीचे के लिए, जिसको बोरिंग कहते हैं। बोरिंग करने के बाद में बहुत बड़ा हॉल वो करते हैं और जितना भी गंदगी का, जितना भी गंदा पानी है उसको नीचे छोड़ देते हैं, हमारे जो पृथ्वी है उसकी नीचे वाली सतह में। और दोस्तों सोचो, अगर वो नीचे वाली सतह में गंदा पानी जाएगा तो नीचे जो पानी का भंडारण है, इन नालायकों से, इन मूर्खों से ये पूछो, वो भंडारण बेकार होगा या नहीं होगा। जितनी भी दूर तक देखिए, एक कहते हैं कि पूरी तालाब को गंदा करने के लिए मछली काफ़ी होती है, वो मछली तो केवल हिलती है तो गंदा कर देते, ये तो उसमें जहर मिला रहे हैं। ठीक है, डिगिंग सिस्टम आप देखना कि जैसे बोरिंग से पानी निकालते हैं उसी तरह से एक बोरिंग करते हैं, और उस बोर करने के बाद में पानी को नीचे भेज दिया जाता है और इसमें कुआं की तरह खोदा जाता है। ठीक है, और पाइप लगाए जाते हैं, पानी नीचे जा करके सतह पर छोड़ा जा रहा है। देखिए वहाँ पर जो है वो छन करके पानी जाता है, शुद्ध पानी है, जो कि 1% भी बचा नहीं है हमें पीने के लिए। पूरी दुनिया में, पूरे सृष्टि पर जितना पानी है उसको भी ये लोग ऐसे गंदा कर रहे हैं, तो क्या होगा। औद्योगिकरण सबसे बड़ा कारण बन रहा है। नहीं, चलिए आप लोग पढ़िए आगे और एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक बनिए और लालच को परे हटा करके इन लोगों से बदला लीजिए, मैं तो यही चाहूँगा। चलिए, क्योंकि पढ़ाई का कारण है हमें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनना। चलिए अंधाधुंध औद्योगिकरण हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसे निम्नलिखित उदाहरणों से समझा जा सकता है। देखिए दोस्तों, 1956 की मशहूर जापानी बीमारी मिनमाता, उसके बाद में दूसरा था 1945 की हिरोशिमा एवं नागासाकी बमबारी। आपने सुना होगा, हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे। ठीक है, वो बहुत खतरनाक थे और आज तक वहाँ पर जीवन बहुत बेहाल है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे 1979 की अमेरिका की 3 मील आइलैंड परिघटना, ये भी बहुत खतरनाक थी, आप गूगल पर जाकर के डालना। उसके बाद में चौथा पॉइंट है 1984 की भोपाल मित्र गैस त्रासदी, ये दुर्घटना थी, त्रासदी थी, इसमें बहुत जनजीवन बेकार हुआ था। इसमें एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनाइड ऐसे करके गैस थी, और वो लीक हो गई थी, उसने बहुत बुरा वो था। अगर अब भी आप लोग इंटरनेट पर डाल करके देखोगे ना तो तुम्हारा आंखें भर जाएंगी, कितने लोगों का वहाँ पर जो पर्यावरण तो दूषित हुआ, जो जीवन था वो कैसे बेकार हुआ। आगे था 1986 की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, ये भी बहुत खतरनाक थी। चलिए आगे है सुनामी के कारण जापानी परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटना इत्यादि। देखिए सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते हैं वो जापान में आते हैं, तो वहाँ पर जो रिएक्टर की दुर्घटना इत्यादि, इन सभी घटनाओं ने यह बता दिया है कि यदि औद्योगिकरण मानव जाति के लिए आवश्यक है तो इसका अनियोजित अनियंत्रित प्रयोग सिर्फ मानव जाति ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के समूचे जीवन के लिए विनाश का सबब बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, जो आपको ये सिखाने वाले हैं कि आपको आगे जीवन कैसा जीना है। चलिए आगे चलते हैं। उद्योगों द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का आधा अधूरा प्रयोग, उनसे निकला कचरा, धुआं, विषैली गैसें आदि वातावरण को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। साबुन, चीनी, तेल, डीजल, पेट्रोल, पैकेजिंग, रबड़, रेयन आदि के लिए कच्चे प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए इनका अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में इसके समाप्त हो जाने की आशा है। देखिए एक पॉइंट मुझे यहाँ पर और याद आ गया। 1
1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनने के लिए दोस्तों 20 लीटर पानी की खपत होती है। ये आंकड़े हैं। 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक बनने के लिए 20 लीटर पानी की खपत होती है, वो बेकार होता है। अब सोचो आप, क्या औद्योगिकरण, हमें चाहिए कोल्ड ड्रिंक, उसके पीछे का कारण क्या है? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये वैज्ञानिक जो सरकार है इन लोगों को इस चीज का, इसको बनाने का लाइसेंस देती क्यों है? पैसा है भाई साहब, पैसा और पावर। जिसके पास में पैसा है, वो पावर है, वो सब करते हैं। चलिए, उद्योगों के अवशेषों को जल स्रोतों एवं नदियों में प्रभावित किया जा रहा है, जिससे आज स्थिति है कि हमारे स्वच्छ पेयजल का अभाव होता जा रहा है। देखिए, अभी जो लेक्चर चल रहा था जोखावत कंपनियों के ऊपर, वो यही था, जल स्रोतों को नदियों में प्रभावित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वातावरण में वाहन तथा उद्योगों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड, प्रशीतकों से प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेड ऑक्साइड आदि के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिसके कारण भविष्य में ग्लेशियरों के पिघलने से तटवर्ती इलाकों के जलमग्न होने की संभावना व्यक्त होती जा रही है। यदि मानव के अस्तित्व को कायम रखना है तो प्रभावी पर्यावरण संतुलन की ओर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अन्यथा विकास का यह चक्कर हमारे लिए विनाश बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, मैं इस क्वेश्चन को ये नहीं कहूँगा कि केवल एग्जाम की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से सोचो, हमारे भविष्य की दृष्टि से सोचो। ये जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए दिया ही ये इसलिए गया है क्योंकि हम इस सब से समझें, और केवल हमारा काम आगे जा कर के एडवोकेट बन के, ठीक है, और केस लड़ना और ये सब नहीं, जिम्मेदारी भी हो जाती है। ठीक है, जो हमारे देश के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए है, इसके लिए तो उस सबको पे करें। क्वेश्चन को कर देना लाइक यार दोस्तों, शेयर कर देना अगर बातें अच्छी लगी हो, और सब्सक्राइब कर लो जितने भी दोस्त नए देख रहे हैं। बाकी जिन्होंने कर रखा है वो तो हमारे दोस्त हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इनकी PDF पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप को आपकी इन्फॉर्मेशन कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए व्हाट्सअप ज्वाइन कर दीजिए, और आपके दिमाग में कोई चल रहा हो, कोई भी अगर इससे रिलेटेड कोई अच्छी बातें चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कर लेना, ताकि जो लोग पढ़ेंगे वो समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।